क्वेश्चन नंबर 1 से जो है हमारी डिस्कशन स्टार्ट है। विच रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मीथेन। मीथेन ले लें। मीथेन किया है आपके पास, अल्केन है कि कौन सा जो कंपाउंड है आपके पास वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है अल्केन के साथ या मीथेन के साथ। तो एफएस, तो अगर आपने बुक पढ़ी हो 10th क्लास की या सेकेंड ईयर की क्लास की बुक पढ़ी हो तो वहां पे एक आर्डर गिवन है कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंगली रिएक्ट करता है, एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है अल्केन के साथ। फिर क्लोरीन रिएक्ट करता है, फिर ब्रोमीन रिएक्ट करता है, और सबसे जो है स्लोली क्या रिएक्ट करता है, आयोडीन रिएक्ट करता है। आयोडीनेशन जो होती है आपके पास अल्केन की, वो क्या होती है, सबसे स्लो होती है। सबसे फास्ट क्या होती है, ये रिएक्शन जो है फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन जो है, ये हाईली विगोरस रिएक्शन होता है, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है आपके पास। इस रिएक्शन को जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पॉलीफ्लोरिनेशन जो है वो आपके पास हो जाती है। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या, विच रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मीथेन, तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास आना था फ्लोरीन। आपने इस ऑर्डर को याद रखना है, फ्लोरिनेशन सबसे फास्ट होती है, आयोडीनेशन सबसे स्लो होती है, फ्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन इंटरमीडिएट होती है। तो क्वेश्चन 4 राइट आंसर जो है वो, आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज किसको नहीं आ रही है? आप सबको आवाज नहीं आ जी सर। रही, एक बच्चे को आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है, चलें। बच्चे आपको आवाज नहीं आ रही तो आप सेलुलर डाटा जो है उसको ऑन करें ताकि आपको जो है आवाज आए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है। जिस क्वेश्चन में भी आपको मसला हो आपने मुझे रोकना है, आपने मुझे बताना है कि सर इसकी समझ नहीं आई, आप काइंडली रिपीट कर दें, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज आर डोमेस्टिक फ्यूल, या स्विंग गैस के तौर पे जो है कौन सा कंपाउंड आप यूज करते हैं? ऑप्शन ए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है, जो कंपाउंड आप डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, जो हमारी स्विंग गैस आ रही होती है घरों में, उसमें जो कंपाउंड सबसे ज्यादा पाया जाता है, अराउंड अबाउट 60 to 65% इस कंपाउंड की होती है, वो मीथेन होती है। और मीथेन का जनरल फार्मूला आपके पास होता है CH4। तो क्वेश्चन 5 जो है राइट आंसर जो है इसका वो आपके पास क्या है, मीथेन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। अगर आपने अल्काइल हेलाइड की रिडक्शन करनी है, अल्काइल हेलाइड की रिडक्शन, रिडक्शन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको रिडक्शन कहते हैं। अगर आपने अल्काइल हेलाइड की रिडक्शन करनी है वो किसकी मौजूदगी में होगी, मीन्स आपसे वो ये पूछ रहा है किस रिएजेंट की मौजूदगी में जो है रिडक्शन होगी। ऑप्शन ए अल्मीनियम ऑक्साइड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक डस्ट, या जिंक HCl। तो आपने अगर बुक पढ़ी हो सेकेंड ईयर की फेडरल की बुक, क्लियरली रिटर्न है कि आपको जब भी रिडक्शन करनी है अल्काइल हेलाइड की तो आप जिंक HCl की मौजूदगी में जो है ये रिएक्शन करा लेते हैं। अगर आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, PPSC फर्स्ट ईयर की बुक, सेकंड ईयर की बुक अगर आपने पढ़ी है, चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है, चैप्टर नंबर 8 के ऊपर है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हेलाइड। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई अल्काइल हेलाइड है, इथाइल आयोडाइड है आपके पास, इथाइल, बच्चे काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें, इमदादुल हक अपने आप को म्यूट कर लें। अच्छा, ये आपके पास कोई अल्काइल हेलाइड है, इस अल्काइल हेलाइड का जब मैं रिएक्शन कराऊंगा जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और क्लोराइड आइन, तो बच्चा मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेरे पास रिडक्शन हो जाएगी। किसकी रिडक्शन हो जाएगी? इस कंपाउंड को आप अल्काइल आयोडाइड कह रहे हैं, अल्काइल आयोडाइड है आपके पास। इस अल्काइल आयोडाइड की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा? CH3 CH2, बल्कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लगेगा आपके पास CH3। यहाँ से जो है ये आयोडीन निकलेगा ZN, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ZN, बल्कि सॉरी यहाँ पे आयोडीन आगे ZnI2 जो है ये आपके पास बनेगा, ZnI2 आपके पास बनेगा। तो इस रिएक्शन को जो है आप कहते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl। तो राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 6 का वो आपके पास डी है। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1% अल्कलाइन एक्वस सोल्यूशन ऑफ KMnO4, कि 1% अल्कलाइन एक्वस सोल्यूशन ऑफ KMnO4 को क्या कहते हैं? बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, निन हाइड्रोजन कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं, या लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं। तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? ए। 1% अल्कलाइन KMnO4 के सोल्यूशन को आप कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट, आपने अल्कीन का रिएक्शन पढ़ा होगा, जब भी आप किसी अल्कीन को रिएक्ट करवाएंगे
अल्कलाइन KMnO4 या जिसको बेस रिएजेंट आप कहते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा? कोई बताएगा कमेंट में? व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन यू आर रिएक्टिंग ईथीन विद बेयर्स रिएजेंट? शाबाश, चैट बॉक्स में बताएं क्या प्रोडक्ट बनेगा जब आप ईथीन को जो है, ये ईथीन है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको जो है बेस रिएजेंट के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बनेगा? काइंडली जल्दी से बताइएगा। शाबाश, इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो आपके पास बनेगा। इमदादुल हक ने बताया, अरीज ने बताया, शाबाश। ग्लाइकोल जो है उसकी फार्मेशन जो है वो आपके पास होगी, ग्लाइकोल की फार्मेशन जो है वो आपके पास होगी, ग्लाइकोल की फार्मेशन जो है वो आपके पास होगी। ग्लाइकोल को बच्चा आप कह सकते हैं डायोल जो है इसकी फार्मेशन आपके पास हो, डायोल भी कहते हैं, दो अल्कोहल है तो डायोल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो 1% अल्कलाइन KMnO4 का जो सोल्यूशन होता है आपके पास, उसको क्या कहते हैं? बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। निनहाइड्रीन जो है वो आप यूज करते हैं अमाइनो एसिड की डिडक्शन के लिए। लुकास रिएजेंट आप यूज करते हैं जब आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। लुकास टेस्ट आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल भाग के, टर्शियरी अल्कोहल जो है भाग के आपके पास जो है लुकास टेस्ट दे देती है, ऑयल लेयर बना देती है सेकेंडरी 5 से 10 मिनट के बाद, और प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हीट करने पे जो है आपके पास लुकास टेस्ट जो है वो देती है। तो क्वेश्चन 7 राइट ऑप्शन जो था आपके पास वो बेस रिएजेंट था। 1% अल्कलाइन सोल्यूशन को जो है बेस रिएजेंट कहेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचना था आपने इसके ऊपर। डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन, कि नीचे जो है आपके पास 4 कंपाउंड गिवन है, आपने ये बताना है इन 4 कंपाउंड्स को देख के कौन सा कंपाउंड जो है वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आपको याद हो, आपको याद हो अल्कीन जो है वो भी ब्रोमिनेशन रिएक्शन देती है, अल्काइन जो है वो भी ब्रोमिनेशन रिएक्शन देती है। तो अल्कीन और अल्काइन तो देते हैं, अल्केन जो है वो ब्रोमिनेशन रिएक्शन नहीं देती। तो आपने जो है यहाँ पे हाईलाइट करना है, आपने सर्कल करना है उस कंपाउंड को जो अल्केन होगा आपके पास, जो ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो है वो नहीं देता। अगर फर्स्ट कंपाउंड को देखें C2H6, स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करें। C2, ये 2 कार्बन आ गई। कार्बन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन के साथ अंडरस्टूड है 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। तो ये बच्चा बता सकता है इस कंपाउंड का नाम क्या है? 2 कार्बन अल्केन इज कॉल्ड, 2 कार्बन अल्केन इज कॉल्ड, जल्दी से बताइएगा चैट बॉक्स में, 2 कार्बन अल्केन इज कॉल्ड। सनिया ने बताया, आयशा ने बताया, इसरार ने बताया, एक्सीलेंट, सब ने सही बताया कि 2 कार्बन अल्केन को जो है आप इथेन कहते हैं, और ये इथेन जो है आपके पास ये अल्केन है। और अल्केन जो है मेरा बच्चा एडिशन रिएक्शन नहीं देता, अल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं देती। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है वो ए है। बी को अगर आप देखें, C2H4 इथीन का जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है C2, सबसे पहले कार्बन लगाए, 2 हाइड्रोजन लगे, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, अंडरस्टूड है कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो ये इस कंपाउंड का फार्मूला होगा, स्ट्रक्चर होगा इस कंपाउंड का। इस कंपाउंड को बच्चा आप कहते हैं इथीन, ये अल्कीन है। अल्कीन की जो है ब्रोमिनेशन भाग के होती है। C2H2 ये क्या है आपके पास? इथाइन है, इथाइन, इथाइन, इथाइन। इथाइन जो है ये अल्काइन है, अल्काइन जो है ये भी भाग के आपके पास ब्रोमिनेशन देती है। C3H6, C3H6 का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 3 कार्बन लगाए, 1 2 3, 3 कार्बन आपने लगा ली। इसके बाद जो है ये क्या होगी आपके पास? C3H6 जनरल फार्मूला, अगर आपको अल्कीन का याद हो, अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n। कार्बन जो है, हाइड्रोजन जो है एग्जैक्टली डबल होंगे कार्बन के साथ, कार्बन के मुकाबले में। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, मीन अल्कीन है आपके पास। आपने क्या करना है? डबल बॉन्ड लगा लें, यहाँ पे बॉन्ड पूरे करें, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा के, ये भी आपके पास क्या है? अल्कीन है। इस अल्कीन को बच्चा क्या कहते हैं? प्रोपीन कहते हैं, प्रोपीन कहते हैं। तो हमने कंक्लूड किया, ये आपके पास क्या था? ये इथेन था आपके पास। ये आपके पास क्या थी? इथेन थी आपके पास, इथेन। ये आपके पास क्या था? इथाइन था आपके पास। और ये आपके पास क्या था? ये आपके पास प्रोपीन थी, प्रोपीन। तो ये तीनों कंपाउंड जो हैं, लास्ट तीनों कंपाउंड जो हैं, ये आपके पास ब्रोमिनेशन रिएक्शन देते हैं।
मिसाल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड का मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराऊं, प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा बच्चा? एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। ब्रोमीन जो है वो ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और आपके पास जो है ये प्रोडक्ट बनेगा। इस टेस्ट को ब्रोमिनेशन टेस्ट कहते हैं। और डबल बॉन्ड जब भी आपने आइडेंटिफाई करना हो, कोई अननोन कंपाउंड आपको दे दिया जाए, आपसे ये कहा जाए आप इसमें चेक करें कि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है या डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो जो टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं उस टेस्ट का नाम है ब्रोमिनेशन टेस्ट। इस टेस्ट में जो है होता क्या है, पता कैसे करते हैं? ब्रोमीन का जो कलर होता है बच्चा, ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। तो अननाउन कंपाउंड में ब्रोमीन डालें, अगर ब्राउन कलर ब्रोमीन का डिस्चार्ज हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसका मतलब ये होगा कि आपके अननाउन कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन जो बताना था आपने, कौन सा कंपाउंड जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो कंपाउंड ए अल्केन है, इथेन है आपके पास, वो रिएक्ट नहीं करती, वो एडिशन रिएक्शन नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा टेक्निकल, टेक्निकल भी नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। वाई आर अल्केन कॉल्ड पैराफिन? अल्केन को जो है पैराफिन कहा जाता है, क्यों पैराफिन कहा जाता है? लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स अ जनरल रिएजेंट, अल्केन्स आर इनर्ट सब्सटेंसेस, बोथ ए एंड बी, या दे एक्ट एज एन ऑयल। क्या लगाया आप लोगों ने, जल्दी से बताइएगा। आप लोगों ने जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या लगाया, ए बी सी या डी? क्या आंसर आप लोगों ने लगाया? शाबाश, आयशा ने ठीक लगाया, अरीज ने ठीक लगाया, जवेरिया ने ठीक लगाया। जवेरिया ने ए लगाया। चलें जवेरिया भी चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं। सबा ने सी लगाया, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। हाँ, इमदादुल हक ने जो है सी लगाया, इकरा जिलानी बोथ एक्सीलेंट। अच्छा अभी देखते हैं। देखिए अल्केन जो है, अभी मैं पढ़ा, पीछे पढ़ा, अल्केन जैसे जनरल अल्केन मैंने लिखी, इथेन लिखी है आपके पास, इथेन लिखी है आपके पास। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड अल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है आपके पास। ऑप्शन ए है लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स अ जनरल रिएजेंट, कि किसी भी रिएजेंट के साथ अगर आप अल्केन का रिएक्शन कराओगे, आपने अल्केन के रिएक्शन बच्चा पढ़े कौन से हैं? बहुत ही कम रिएक्शन जो है अल्केन की आपकी बुक में गिवन है, क्योंकि अल्केन जो है रिलक्टेंटली जो है किसी अदर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती है। अल्केन चूंकि सैचुरेटेड है आपके पास, अनसैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है इसके अंदर मौजूद है, तो किसी भी जनरल रिएजेंट के साथ, लाइक ब्रोमिनेशन टेस्ट तो ये नहीं देगी। ये आपके पास क्लोरीनेशन भी, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन टेस्ट भी नहीं देगी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोजनेशन, जितने भी टेस्ट आपने अल्कीन अल्काइन के अंदर पढ़े वो कुछ भी नहीं देती, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। फ्रीडल ये आपके पास क्या देती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है इसमें फॉलो होता है, वो आपने पढ़ा। तो यहाँ पे जो है अगर ऑप्शन 1 को देखें, लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स जनरल रिएजेंट, बहुत कम एफिनिटी होती है किसी जनरल रिएजेंट के साथ, और ये ऑप्शन जो है, ये स्टेटमेंट जो है 100% ठीक है। अल्केन्स आर इनर्ट सब्सटेंस, जब एफिनिटी कम होगी किसी चीज की रिएक्ट करने की, तो आप उसको इनर्ट ही बोलेंगे ना। जैसे आप नोबल गैसेस के बारे में बात करते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, उनको इनर्ट गैसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी जो है अदर कंपाउंड के साथ वो कम है। तो इसीलिए जो है दे एक्ट एज एन ऑयल, ऑयल के तौर पे तो एक्ट नहीं करती, वो तो ओलिफिन्स जो हैं, जो कि अल्कीन है, जिनको आप ओलिफिन्स कहते हैं, वो ऑयल के तौर पे एक्ट करती हैं। अल्केन जो है ये ऑयल के तौर पे एक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे अगर राइट ऑप्शन देखा जाए तो बच्चा बोथ ए एंड बी जो है ये राइट ऑप्शन था आपके पास। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है इसको। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोलुबल इन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है किस चीज के अंदर सोलुबल होंगे आपके पास? ऑप्शन ए डाई मिथाइल ईथर, बेंजीन, बोथ ए एंड बी, या वाटर। देखिए सबसे पहले तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने की कोशिश करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी मैं लिखता हूँ, लाइक मैं इथेन ही लिख देता हूँ, अगेन इथेन ही अगर मैं लिख देता हूँ आपके पास, इथेन लिख दिया मैंने, ये इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है मैंने लिख दिया। इस इथेन के स्ट्रक्चरल फार्मूले में अगर आप देखें, कार्बन और हाइड्रोजन दो ही एटम है आपके पास। कार्बन जो है, कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चा होती है 2.5 अप्रोक्सीमेटली, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालें तो 0.4 आएगा। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से कम हो तो बॉन्ड जो है आपके पास नॉन पोलर होता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये आपके पास नॉन पोलर होते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं तो ये नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक।
लाइक डिसॉल्व, लाइक के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। अब आपने यहाँ पे तहैया करना है, यहाँ पे देखना है कि नॉन पोलर सोलवेंट कौन सा है। डाई मिथाइल ईथर, ईथर्स जो है आपके पास, ईथर्स वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं, रखे रखे उड़ जाते हैं, हाईली नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। डाई मिथाइल ईथर, एक मिथाइल यहाँ पे लगा दूं, एक मिथाइल यहाँ पे लगा दूं, इस कंपाउंड को बच्चा कहते हैं डाई मिथाइल। एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ, फंक्शनल ग्रुप ईथर है, डाई मिथाइल ईथर, हाईली नॉन पोलर कंपाउंड है। बेंजीन, बेंजीन सारे बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के इसके अंदर मौजूद है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड मौजूद है। तो डाई मिथाइल ईथर भी आपके पास नॉन पोलर सोलवेंट है, बेंजीन भी नॉन पोलर सोलवेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। राइट स्टेटमेंट जो है वो आपके पास सी होगी, बोथ ए एंड बी। वाटर आपके पास हाईली पोलर कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। राइट ऑप्शन जो आपके पास हुआ वो सी हुआ। जहां आपको कंफ्यूजन हो, जहां आपका क्वेश्चन हो, आप डिस्कस कर सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके जो है डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, मैसेज में भी पूछ सकते हैं, मैसेज में किसी का। अच्छा, रिकॉर्डिंग से जी बच्चा, रिकॉर्डिंग जो है वो से रिकॉर्डिंग पे जो है मैंने लगाया हुआ है लेक्चर जो है, आपको रिकॉर्डिंग जो है वो भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, परेशान नहीं होना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। दे डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर, एग्जैक्टली 100% करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर आप हीट करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। अच्छा, थर्ड है आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन आर फास्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनके रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट नहीं होते, इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। रिएक्शन जो है कभी 24 घंटे में कंप्लीट हो रहा होता है। अगर आपने एमफिल किया, अगर आपने लैब वर्क किया तो आपने लैब में देखा होगा जाके, जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन आप लगाते हैं तो कभी वो 24 घंटे में कंप्लीट होता है, कभी 24, कभी वो 48 आवर्स में, कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में कोई रिएक्शन कंप्लीट होता है आपके पास। लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक रिएक्शन करते हैं तो दो चीजों को मिलाएं, 2 मिनट के अंदर जो है आपके पास प्रोडक्ट आपके पास हो जाता है। तो आपके पास जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं इनके रेट जो है ये फास्ट नहीं होता, इनका रेट जो है आपके पास स्लो होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था, फॉल्स स्टेटमेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, वो आपके पास क्या है, सी। तो यहाँ पे जो है 11 का जो राइट ऑप्शन आपके पास आएगा वो सी आएगा। ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो फास्ट होते हैं, फास्ट नहीं होते बच्चा, स्लो होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, एग्जैक्ट बुक की स्टेटमेंट है, फेडरल की बुक की स्टेटमेंट है। मैंने कहा था फेडरल की बुक को लाजमी पढ़ना है, हार्डली यकीन माने 5 से 10 मिनट लेती है, ज्यादा मिनट नहीं लेती। तो नॉन बेंजाइड हाइड्रोकार्बन आर नॉन बेंजाइड, आपने देखा हर चीज तो नहीं पढ़नी ना, आपने जल्दी जल्दी वो थ्रू करना है। आपने एक दफा क्विक रिवीजन करनी है, बुक को जैसे रिवाइज करते हैं तो 5 15 मैक्सिमम 15 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, आगे आपके पास नॉन बेंजाइड हाइड्रोकार्बन आर कार्ड, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, साइक्लिक हो पर बेंजीन रिंग ना हो, उनको क्या कहेंगे, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन नहीं, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है उनको कहेंगे। लाइक आपके पास ये जो है आपके पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। ये आपके पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन। कि वो कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक रिंग ना हो, बेंजीन रिंग ना हो, उनको आप क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये साइक्लिक होते हैं लेकिन इसमें एरोमेटिक रिंग जो है वो मौजूद नहीं होता। एक्सीलेंट जवेरिया बच्चे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो आपके पास ठीक है। एग्जैक्ट बुक की स्टेटमेंट थी, अगेन बार बार कह रहा हूँ कि जो मटेरियल शेयर किया जाए लाजमी आपने पढ़ना है, फिर टेस्ट मुश्किल नहीं रहेगा। अच्छा, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वन, विच हाइड्रोकार्बन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। कि कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, या ऑल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। क्या लगाया आप लोगों ने, जल्दी से बताइएगा, आप लोगों ने क्या लगाया। शाबाश शाबाश, जवेरिया ने ठीक लगाया, जल्दी से बताइएगा क्या आपने जो है आंसर पुट किया। जवेरिया ने ठीक बताया, साई माथर ने ठीक बताया, बाकी बताएं। विच हाइड्रोकार्बन है, सबा ने ठीक बताया, एक्सीलेंट, दानियाल ने एक्सीलेंट, सादिया, नियो, सानिया ने नियो पेंटेन बताया। अभी देखते हैं। अच्छा, राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन में जो है वो आपके पास ए है, एन पेंटेन। क्यों एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करूं एन पेंटेन का।
तो एन पेंटेन का स्ट्रक्चर, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, CH3, CH2, 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 CH3। ये एन पेंटेन का स्ट्रक्चर है। आइसोपेंटेन का अगर मैं स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करूं, आइसोपेंटेन 1 2 3 4, एक ब्रांच लगा दूं, आइसोपेंटेन बोलेंगे इसको। बॉन्ड जो है कार्बन के पूरे करें। नियोपेंटेन में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, दो ब्रांच आ गई हैं आपके पास, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अच्छा, हाइड्रोकार्बन है, वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान में होंगी। अच्छा ये देखें, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है सरफेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। सीधी आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश। अच्छा, इन कंपाउंड में ये हाइड्रोकार्बन है, ये अल्केन है आपके पास, इनमें जो है वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होंगी, या लंदन स्पेशल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। नॉन पोलर कंपाउंड है आपके पास। अच्छा, इस कंपाउंड को देखें, एन पेंटेन को देखें। अगर मैं इसी के ऊपर जो है एक और जो है एन पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करूं, देखें सरफेस एरिया जो है एन पेंटेन का, जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी आपके पास वो क्या होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। एन पेंटेन का जो सरफेस एरिया है, जो हुजूम है, वो आपके पास क्या है, वो ज्यादा है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होंगी, सरफेस एरिया ज्यादा। सरफेस एरिया जो है अगर जितना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, उतनी जो है वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होंगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चा वो ज्यादा होगा। आइसोपेंटेन में देखें, सरफेस एरिया जो है वो कम हो गया है एक मिथाइल के आने की वजह से। दूसरा अगर मैं लगाऊंगा इसके साथ 1 2 3 4, यहाँ पे अगर मैं मिथाइल लगाऊं तो इनके दरमियान में, इधर हम पढ़ रहे थे एन पेंटेन का जो सरफेस एरिया है आपके पास वो सबसे ज्यादा है। फिर जो है इससे कम जो है आइसोपेंटेन का और नियोपेंटेन का जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम इसमें होंगी। उसके बाद जो इससे ज्यादा इसमें होंगी, और सबसे ज्यादा जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एन पेंटेन में होगी, क्योंकि सरफेस एरिया इसका ज्यादा है। तो इसीलिए जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा किसका होगा, एन पेंटेन का जो है बॉइलिंग पॉइंट आपके पास सबसे ज्यादा होगा। द मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन पोजेसेस विच हाइब्रिडाइजेशन, ये ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूल है इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपके पास क्या होती है। सबसे पहले ब्यूटेन का मॉलिक्यूल लिखें। ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूल लिखें, CH3 CH2 CH2 CH3। ब्यूटेन क्या है आपके पास, अल्केन है। अल्केन की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा आपने याद रखनी है sp3 होगी। अल्केन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। अल्काइन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, आपके पास sp होती है। थोड़ा सा मुख्तलिफ करता हूँ केस को, मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। कोई बच्चा मुझे बताएगा, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि एक कंपाउंड में लिख रहा हूँ आपके सामने, ये कंपाउंड है मेरे पास, C डबल बॉन्ड OCH3। ये कंपाउंड जो है ये मैंने लिख दिया आपके सामने। मुझे बताइएगा काइंड, ये वाली जो कार्बन है आपके पास, ये जो कार्बन है जिसको मैंने ग्रीन से जो है हाईलाइट किया, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है। आप क्या समझते हैं, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके पास क्या है। sp3। sp3 तो नहीं है बच्चा, मारिया ताहिर, sp3 नहीं है। sp2 100% जो है इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास वो sp2 है, sp2। अच्छा, ट्रिक्स बता देता हूँ। अच्छा, एक और केस देता हूँ, अगर ये भी नहीं आया तो फिर मैं ट्रिक्स बताऊंगा आप कैसे जो है विद इन अ सेकेंड आप बता सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम है आपके पास उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है। मिसाल के तौर पे मैं अगेन एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास CH3 CH2 CH। इस कंपाउंड के अंदर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा मुझे। कार्बन, इस कार्बन की जो मैंने हाईलाइट किया, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप क्या समझते हैं क्या होगी, जल्दी से बताइएगा, जल्दी शाबाश। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बच्चे जो है माशाल्लाह बड़े ज़हीन है। कलसूम ने ठीक बताया, सनिया ने ठीक बताया, इसरार ने ठीक बताया। sp। एसपी, एक्सीलेंट, एसपी। अगर स्टिल किसी को मसला है हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से तो मैं ट्रिक भी दे सकता हूँ। अगर मसला नहीं है तो हम आगे चलते हैं कि आप जो है कैसे जो है विद इन अ सेकेंड बताते हैं कि किसी भी जो एटम है आपके पास उसकी हाइब्रिडाइजेशन किया है। अगर मसला नहीं है तो अच्छा ट्रिक बता दें, चले मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको।
ट्रिक बता देता हूँ। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन को जब भी आपने, तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने देखी होगी, sp, sp2, sp3, ठीक है, sp2। अच्छा, आपने s, एक s है आपके पास, एक p है, 1+1 बॉन्ड आपने कंसीडर करना है, 2 बॉन्ड। एक एस है, दो पी है, 1+2, 3 बॉन्ड आपने कंसीडर करना है। ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। sp3, एक एस है, 3 पी है, आपने कंसीडर करना है कि 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं। अच्छा, एज पर थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, लास्ट पास्टुलेट उस थ्योरी का कहता है कि जब भी आप किसी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो बॉन्ड अगर आपके पास डबल है, बॉन्ड अगर आपके पास डबल है, या बॉन्ड आपके पास ट्रिपल है, तो आप उसको हमेशा सिंगल बॉन्ड जो है वो कंसीडर करेंगे। ये बस समझना है आप। अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जब अगर बॉन्ड आपके पास डबल है, बॉन्ड ट्रिपल है, आपने क्या कंसीडर करना है, उसको हमेशा सिंगल कंसीडर करना है, सिंगल कंसीडर करना है। मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैंने कंपाउंड आपके सामने लिखा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने पूछा आपसे, आपने जो है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मुझे बतानी है कि क्या होगी। तो सबसे पहले देखें, इस कार्बन ने जो है एक सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे बनाया हुआ, सिंगल बॉन्ड को तो सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को जो है क्या कंसीडर करना है आपने, सिंगल कंसीडर करना है, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल। तो 1+1 2 हो गया, 2 बॉन्ड बनाए इस कार्बन ने, हाइब्रिडाइजेशन sp हो गई आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन sp हो गई। एक और कंपाउंड की एग्जांपल लेके समझाता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस कार्बन को देखने की कोशिश करें, इस कार्बन को देखने की कोशिश करें। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे। इस डबल बॉन्ड को वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड को क्या कंसीडर करना है, सिंगल कंसीडर करना है। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। वाटर, वाटर 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 का आता है आपके पास, वाटर जो है इसमें ऑक्सीजन जो है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है, sp है, sp2 sp3 है। तो याद रखना है, ऑक्सीजन के पास मेरा बच्चा लोन पेयर भी मौजूद होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। हर लोन पेयर को आपने एक बॉन्ड कंसीडर करना है। तो एक बॉन्ड आपके पास यहाँ पे आया, एक बॉन्ड यहाँ पे आया, 2 बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर को एक बॉन्ड कंसीडर करना है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ऑक्सीजन ने 4 बॉन्ड बनाए इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो 4 बॉन्ड बनाए, तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई आपके पास। अच्छा, मुझे बताइएगा, अमोनिया जो है, अमोनिया जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, हम आगे चलते हैं फिर। इमदादुल हक समझ आइए तो बताइएगा, मजीद क्वेश्चन हो तो फिर भी बताइएगा। लोन पेयर को आपने एक बॉन्ड कंसीडर करना है, लोन पेयर को। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नाइट्रोजन देखें आप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ। तो देखें, ये एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर इसके पास मौजूद है, 4 बॉन्ड बनाए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाए। तो आप इस ट्रिक को जो है दुनिया के किसी भी कंपाउंड पे अप्लाई करेंगे, तो आप विद इन अ सेकेंड बता पाएंगे कि किसी भी जो एटम है आपके पास, उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइइन, अभी बताया आप लोगों ने कि 1,3-ब्यूटाडाइइन का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। ब्यूटाडाइइन है, इन आ रहा है, इन का मतलब है अल्कीन है, डाई प्रीफिक्स है, मतलब बता रहा है कि 2 डबल बॉन्ड जो है इसके मौजूद है। ब्यूटा का मतलब है कि 4 कार्बन है, 4 कार्बन। सबसे पहले मैं 4 कार्बन लगाऊंगा, 1 2 3 4। कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है। अब आपने क्या करना है, चुप करके कार्बन के बॉन्ड पूरे करने हैं। यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इस कंपाउंड को बच्चा कहते हैं 1,3-ब्यूटाडाइइन, 1,3-ब्यूटाडाइइन। ये मुझे इमदादुल हक ही बताएगा कि इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है। उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग मुझे बताइएगा, जो मैंने वाटर sp3, हाँ वो हो गया। अच्छा, इमदादुल हक मुझे बताइएगा, बल्कि सारे लोग बताएंगे, जो कार्बन मैंने सर्कल किया ब्लू से, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। एक्सीलेंट, sp2 होगी। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री लीनियर होती है। टेट्राहेड्रल sp3 के लिए, ऑक्टाहेड्रल sp3d2 हो तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। चले,
आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। द मार्श गैस इज, मार्श गैस जो है किसको कहते हैं? इथेन को, मीथेन को, प्रोपेन को, ब्यूटेन को। तो मार्श गैस जो है मेरा बच्चा मीथेन को कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मीटिंग में जुड़े रहना है। आगे थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, 2 मिनट हमारे पास हैं। एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन, एसिडिक हाइड्रोजन जो है किस में मौजूद है? 2 पेंटीन में, 2 पेंटाइन में, पेंटेन के अंदर, 1 पेंटाइन के अंदर। बताइएगा राइट ऑप्शन क्या लगाया क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोगों ने? अरीज अकबर एक्सीलेंट, जवेरिया एक्सीलेंट, 1 pentyne. शाबाश। बाकी भी बताएं, बाकी भी बताएं क्या लगाया? एक्सीलेंट, 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 सबने डी लगाया, सबने डी लगाया। रीजन देखें, अल्काइन अगर आपने पढ़ा हो, अल्काइन जो है एसिडिटी ऑर्डर आपने पढ़ा हो, अल्काइन सबसे ज्यादा एसिडिक होती हैं अल्काइन, फिर आपके पास अल्कीन एसिडिक होती हैं, और सबसे लीस्ट एसिडिक ना होने के बराबर। अच्छा, अल्काइन पे इतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड ही होते हैं ये सारे। और सबसे लीस्ट एसिडिक जो है वो आपके पास क्या है? अल्केन है। अब अल्काइन के अंदर जो चीज याद रखनी है, टर्मिनल अल्काइन आपके पास एसिडिक होगी। टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन उस अल्काइन को बोलते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लास्ट कार्बन के ऊपर अटैच हो, टर्मिनल पोजीशन के ऊपर अटैच हो। जैसे 2 पेंटीन में देखें, अल्कीन है, ये एसिडिक कम है, लीस्ट एसिडिक है। पेंटाइन नहीं है, ये भी नहीं है। पेंटाइन अगर देखें, 1 पेंटाइन अगर आप देखें, 1 पेंटाइन का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है ट्रिपल बॉन्ड है। इस 1 पेंटाइन के अंदर अगर आप देखें, ये वाला जो हाइड्रोजन है आपके पास, मैं अभी सर्कल करता हूँ, ये 1 पेंटाइन का स्ट्रक्चर है। ये वाला जो हाइड्रोजन है आपके पास, ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक है, एसिडिक है। इस कंपाउंड का रिएक्शन में सोडामाइड के साथ कराऊं तो फौरन से बेस जो है इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगी और आपके पास जो है कार्बनाइन जो है वो बना देगी, एसिटालाइड जो है वो बना देगी आपके पास। तो याद रखना है, एसिडिक हाइड्रोजन अल्काइन के अंदर होता है आपके पास। और कौन सी अल्काइन के अंदर? टर्मिनल अल्काइन, ऐसी अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लास्ट कार्बन पे हो, टर्मिनल कार्बन पे हो। 2 तरह की अल्काइन होती हैं, एक टर्मिनल होती हैं, एक इंटरनल होती हैं। ये आपके पास अल्काइन जो है ये इंटरनल अल्काइन है, इंटरनल अल्काइन। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है बच्चा, इसको आपने क्या पढ़ा होगा, किस नाम से पढ़ा होगा? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को आप क्या कहते हैं? जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को। लैक्टिक एसिड जो है क्या फार्मूला होता है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड को जो है आप लैक्टिक एसिड कहते हैं। मिल्क में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, तो काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। अच्छा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, नंबरिंग यहां से करें, 1 2 3। कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। 3 कार्बन वाला एसिड जो है प्रोपानोइक एसिड उसको कहते हैं, ये कंपाउंड का नाम है। इसमें तो देखें डबल बॉन्ड है ही नहीं, कहीं अल्कीन है ही नहीं। अल्कीन देती है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये जो आपके पास लैक्टिक एसिड है ये तो नहीं हो सकता। 1 ब्यूटीन भी नहीं हो सकती, 1 ब्यूटीन भी नहीं हो सकती। 1 ब्यूटीन क्यों नहीं दे सकती? जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म 1 ब्यूटीन क्यों नहीं दे सकती? कौन बताएगा बच्चा? कौन बच्चा बताएगा? वाई 1 ब्यूटीन डोंट गिव जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म? डी नहीं होगा। आई यू कौन है आपके पास? इमदादुल हक, डी नहीं है इसका, डी नहीं है, अभी देखते हैं, डी नहीं है इसका। अच्छा, सर इसमें जो कंडीशंस हैं जी जी बताइएगा, शाबाश। जो वो कंडीशन, ये है कि डबली डबली बॉन्डेड जो कार्बन होती है उसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। जो कंडीशन है, जब आप सिस ट्रांस जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा, ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो एक कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। आप प्रायोरिटी देंगे, 1 2 देंगे, किस स्पेस पे देंगे, किसको जो है 1 कहेंगे, किसको 2 कहेंगे। तो कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म की। अगर आपने लेक्चर सुना हो, मैंने वीडियो लेक्चर दिया था, उसके अंदर ये सारी चीजें जो है डिटेल से एक्सप्लेन मैंने की हुई थी। जो वीडियो लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर की अल्केन अल्कीन अल्काइन की, उसके अंदर डिटेल से मैंने बताया कि एक कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप्स लगे हो हमेशा डिफरेंट होंगे, तभी जो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, वरना पॉसिबल नहीं होगा। 1 ब्यूटीन जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं देती, लैक्टिक एसिड नहीं देता। 1 1 डाइक्लोरोइथाइलीन भी आपके पास नहीं देती।
क्या देता है आपके पास? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड देता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। मैलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लूं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लूं, ये सिस बन गया, इसका सिस मैलिक एसिड बन गया। ट्रांस अगर मैंने बनाना है सी डबल बॉन्ड सी, एक एसिड को मैं यहाँ पे उठा के लगा दूं, एक एसिड को मैं यहाँ पे उठा के लगा दूं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। हाइड्रोजन जो है सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे पड़े डबल बॉन्ड की। या आपके पास ट्रांस मैलिक एसिड है, या आपके पास सिस मैलिक एसिड। हाइड्रोजन दोनों तरफ है डबल बॉन्ड के, सेम साइड पे है तो सिस है, अपोजिट साइड पे है तो ट्रांस। Question number 19. Question number 19. The reaction of benzene with propyl chloride in the presence of Lewis acid give, क्या लगाया? जल्दी से बताइएगा कि बेंजीन का रिएक्शन आप लोग करवा रहे हैं। ये बेंजीन आ गई, बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, CH3 CH2 CH2 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3। क्या लगाया आप लोगों ने? सी लगाया, सनिया ने सी लगाया, इसरार ने ए लगाया। उसने सही लगाया अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। इसरार ने ए लगाया, बाकियों ने क्या लगाया? जवेरिया ने भी ए लगाया। देखें अब ए नहीं है, इसका ए नहीं है। जिसने सी लगाया वो ठीक है। अब सी का नाम भी पहले दफा पढ़ा होगा, क्यूमीन, पता नहीं क्या बला आ गई है, अभी समझाता हूँ। देखें आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस कंपाउंड के अंदर जो है ये आपके पास प्रोपाइल क्लोराइड है, लेविस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, आपके पास क्या चीज बनेंगी? आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मेरा बच्चा बताएगा कि ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, या टर्शियरी कार्बोकेटाइन है? मैं समझाता हूँ। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। एक्सीलेंट। क्यों प्राइमरी कार्बोकेटाइन है? क्योंकि इस कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली जो है नेबर में जो है सिर्फ एक कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन। मुझे जरा स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर, टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो लीस्ट स्टेबल होता है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी जो है लीस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखें ये जो कंपाउंड है आपके पास, अगर आप इस लगाएं इसको, आप लोगों ने जो है जिसने लगाया, मोस्टली लोगों ने क्या लगाया? इसको भगा दिया, इस CH2 को जो है बेंजीन के साथ लगा दिया, CH2 CH2 CH3। आप लोगों ने लगाया कि एन प्रोपाइल बेंजीन बनेगी, सबने यही लगा, मोस्टली ने ये लगाया। ऐसा नहीं है। इस प्राइमरी कार्बोकेटाइन को देखें, इस प्राइमरी कार्बोकेटाइन को देखें, अगर मैं क्या करूं, मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करूं। एक शिफ्ट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को यहां से उठा के इस कार्बन के ऊपर फेंक दूं, इसका नाम है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये जो हाइड्रोजन मैं शिफ्ट कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड H नेगेटिव शिफ्ट कर रहा हूं, हाइड्राइड शिफ्ट। तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास क्या चीज बनेगी? ये वाला CH3 एज इट इज पड़ा रहेगा, एज इट इज पड़ा रहेगा। इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन थे, अब एक हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट कर गया है, किधर चला गया है? इस वाली कार्बन पे चला गया है। अब इस कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं है, एक कार्बन की एक बॉन्ड कम हो गया है, तो मुझे बताएगा बच्चा ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना? कौन सा कार्बोकेटाइन बना? एक्सीलेंट, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। ये आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। तो बेंजीन जो है वो इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, चूंकि ज्यादा स्टेबल है, प्राइमरी लीस्ट है, प्राइमरी कन्वर्ट होगा मोर स्टेबल के अंदर, सेकेंडरी के अंदर। अभी सेकेंडरी टर्शरी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, चाहे आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करें, कुछ कर लें, ये इधर ही रहेगा। तो ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना, अगर आप इसका अब आप रिएक्शन कराएंगे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का, ये ऐसे लिखता हूं मैं, CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, मैकेनिज्म करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास? आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये जो ग्रुप लगा हुआ है बच्चा, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कॉमनली क्यूमीन कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं, याद रखना है। ये भी अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज क्यूमीन? आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी। मजीद कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए जी। दानियाल बच्चे, कॉमन नेम जो है वो क्यूमीन था, बिल्कुल ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। थोड़ी स्पीड अब मैं बढ़ाऊंगा, स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ानी है, टाइम हमने ज्यादा लगा दिया डिस्कशन के ऊपर, अभी पेडागोगी भी रहती है।
अच्छा, रिएक्शन ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन विद HBr। 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर लिखे 1 2 3 4। 3 के ऊपर जो है मिथाइल है, 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, ये 1 के ऊपर डबल बॉन्ड लगा दिया, CH2 लगा दिया यहाँ पे, और 3 के ऊपर जो है मिथाइल लगा दिया। इस कंपाउंड का नाम जो है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है। ये आपके पास पेरेंट चेन है, 4 कार्बन है, अल्कीन है, ब्यूटीन है, 1 बता रहा है डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे है, 1 2 3 4। तो इस कंपाउंड को बच्चा कहते हैं आप 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अच्छा, इस कंपाउंड को जो है मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH CH3 CH3। इस कंपाउंड का रिएक्शन कराएं HBr के साथ। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, डबल बॉन्ड इस हाइड्रोजन पे एक्ट करेगा, ब्रोमीन यहां से निकलेगा, ब्रोमीन यहां से निकलेगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक, बच्चे आवाज अपनी काइंडली म्यूट कर लीजिएगा। इमदादुल हक, आवाज आ रही है आपकी, मैंने म्यूट कर दिया आपको। अच्छा, HBr जो है देखें, HBr देखें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, अगर आप देखें मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है, आसान अल्फाज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं मार्कोनिकॉफ रूल को, एक सेकंड दीजिएगा। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है आपके पास कि हाइड्रोजन जो है उस कार्बन पे पास जाएगा, डबली बॉन्डेड उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन जब इस कार्बन के पास जाएगा, आपके पास क्या इंटरमीडिएट बनेगा, ये CH3, ये CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, यहाँ पे ये CH, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे आ गया CH3। कोई बच्चा बताएगा प्लस Br नेगेटिव जो है यहाँ से निकल जाएगा। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये कार्बोकेटाइन जो है ये कौन सा है, ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्शियरी है, जल्दी से बताइएगा। एक्सीलेंट, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है आपके पास। क्या आप इस कार्बोकेटाइन को जो है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मीन टर्शियरी कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बाय डूइंग 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। अगर मैं क्या करूं, ये वाला जो हाइड्रोजन, इसी कंपाउंड को मैंने दोबारा ऊपर लिखा, अगर मैं क्या करूं, इस हाइड्रोजन को यहां से उठा के यहां पे फेंकूं, क्या बनेगा मेरे पास? CH3, ये C ऐसे ही, ये CH3 ऐसे ही, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, इस कार्बन पे मेरा बच्चा पॉजिटिव चार्ज आया, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना आपके पास, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन। ये जो Br निकला था लास्ट स्टेप में, ये क्या करेगा, Br नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, जो मेजर प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, वो क्या होगा आपके पास, ये प्रोडक्ट जो है आपके पास मेजर नाम दें, ये लॉन्गेस्ट चेन है आपके पास, ब्यूटेन है लॉन्गेस्ट चेन, 2 कार्बन के ऊपर ब्रोमो, नंबरिंग यहां से होगी 1 2, लॉन्गेस्ट ब्रांच को जो है कम से कम नंबर देना है। 2 के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है, 2 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, तो ब्रोमो अल्फाबेटिकली भी पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है इस कंपाउंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट, ऑप्शन बी। एक्सीलेंट, जहां जो एरिया बच्चे 2 मिथाइल 2 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है वो इसका ठीक है। तो आपने देखना है जहां आप जो है लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, आपने करना है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, रिएक्शन ऑफ 2 ब्यूटाइन विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट। 2 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर लिखें 1 2 3 4, ये 2 ब्यूटाइन है आपके पास, इसका रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट। याद रखना है लिंडलर कैटलिस्ट हमेशा सिस अल्कीन देता है, सिस अल्कीन। कैसे सिस अल्कीन बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन जो है सेम साइड पे ऐड करें, ये CH3, ये CH3, तो लिंडलर कैटलिस्ट हमेशा सिस अल्कीन देता है। अगर आप इस कंपाउंड का रिएक्शन कराएं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बताइएगा, चैट बॉक्स में बताइएगा कौन सी अल्कीन बनेगी अगर 2 ब्यूटाइन का मैं रिएक्शन कराऊं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ट्रांस ट्रांस ट्रांस, एक्सीलेंट, ट्रांस अल्कीन। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ जब भी आप अल्काइन का रिएक्शन कराएंगे मेरा बच्चा, ट्रांस अल्काइन बनेगी। कैसे ड्रा करेंगे ट्रांस अल्काइन को, एक हाइड्रोजन को ऊपर एक हाइड्रोजन को नीचे, यहाँ पे ये CH3 ये CH3। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है ये कि लिंडलर कैटलिस्ट की मदद से कौन सी अल्कीन बनती है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया की मदद से जो है कौन सी अल्कीन आपके पास बनती है। 21 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 3 हेक्साइन। 3 हेक्साइन का स्ट्रक्चर लिखता हूं 1 2 3 4 5 6।
CH3, CH2 ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH2 CH3, ये आपके पास जो है 3 हेक्साइन है। इसकी आपने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करनी है। आसान अल्फाज में आपने इस कंपाउंड के अंदर जो है वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करनी है। आसान अल्फाज में, मजीद आसान अल्फाज में समझाऊं, आपने इस कंपाउंड के अंदर H और OH जो है वो ऐड करना है। अब चूंकि ये कार्बन और ये कार्बन जो है एक जैसी है, हाइड्रोजन जो है दोनों के साथ 0 0 है, तो आपकी मर्जी है आप इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा दें, इस OH को यहाँ पे, सॉरी, तो आपकी मर्जी है कि आप इस हाइड्रोजन को जो है इस कार्बन पे लगा दें, इस OH को इस कार्बन पे लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो 0 है। क्या चीज बनेगी आपके पास? CH3 CH2, एक यहाँ पे CH लगाया आपने, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट किया, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? OH आ गया, ये CH2, ये CH3। बच्चे इस कंपाउंड को आप कहते हैं इनोल, इनोल, इनोल। क्यों कहते हैं इनोल? EN का मतलब है डबल बॉन्ड है, और OL का मतलब है OH, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इनोल जो है ये लेस स्टेबल होता है, ये टाटोमराइज हो जाता है किसके अंदर? कीटोन के अंदर। कीटोन के अंदर जो है ये क्या हो जाता है? टाटोमराइज हो जाता है। ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल से। क्या प्रोडक्ट जो है आपके पास बनेगा? CH3 CH2 CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 CH3। इस कंपाउंड को बच्चा कहते हैं थ्री हेक्सानोन अल्कीटोन। जो है उसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास होगी जब आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन जो है अल्काइन का, हेक्साइन का करेंगे। तो राइट प्रोडक्ट जो है, राइट आंसर जो है वो आपके पास डी है, 3 हेक्सानोन जो है वो आपके पास बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे। आसान सा क्वेश्चन था। द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस एनर्जी जो है बेंजीन की बच्चा कितनी होती है? बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी जल्दी से बताइएगा। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 46 नहीं होती सबा बच्चे, अभी बताया, पहले बताया। रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। जाउल के अंदर निकालनी है तो 36 किलो। 1 कैलोरी जो है आपने पढ़ा होगा, 1 कैलोरी जो है 4.184 जाउल के इक्वल होता है। अगर आपने जो है इस किलो कैलोरी को जाउल के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4.184 जाउल के साथ, आपके पास जो आंसर आएगा राउंड अबाउट 152 किलो जाउल पर मोल आएगा। तो किलो जाउल के अंदर जो रेजोनेंस एनर्जी होती है बेंजीन की वो 152 के राउंड अबाउट होती है, और आपके पास किलो कैलोरी के अंदर जो है वो 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। याद रखना है आप लोगों ने, दोनों के अंदर याद रखना है। किलो जाउल के अंदर 152, किलो कैलोरी के अंदर 36 किलो कैलोरी। बेंजीन इज इजीली ऑक्सीडाइज बाय, KMnO4 से नहीं होती, पोटेशियम डाइक्रोमेट से नहीं होती, वेनाडियम पेंटाऑक्साइड से इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है, मैलिक एनहाइड्राइड बनाती है, फिर वाटर डालते हैं तो मैलिक एसिड की जो है फॉर्मेशन होती है, FSC का रिएक्शन। फेडरल की बुक में भी गिवन है और पंजाब की बुक में भी गिवन। अल्कीन एंड अंडर, अल्काइन अंडर को मोर फ्रीक्वेंटली कौन से रिएक्शन देते हैं बच्चा? एडिशन रिएक्शन देते हैं। कौन से एडिशन रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, न्यूक्लियोफिलिक नहीं देते, एडिशन रिएक्शन देते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, टाइम ज्यादा हो रहा है। साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कैटाइन, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। साइक्लोपेंटा, पेंटा मीन 5 कार्बन है, साइक्लो का मतलब ये हो गया, डाई का मतलब है 2, इनाइल मीन 2 जो है इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। कैटाइन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज है। इस कंपाउंड को बच्चा कहते हैं साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कैटाइन। बताना ये है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो राइट ऑप्शन मेरा बच्चा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों एंटी एरोमेटिक है? 4 कंडीशन एंटी एरोमेटिक के लिए। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए बच्चा? पहली कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, जी साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना, sp2 है। कंडीशन नंबर 4, कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, रेजोनेंस होनी चाहिए उसके अंदर। रेजोनेंस इसके अंदर पॉसिबल है, आप इजीली इस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फोर्थ कंडीशन, कंपाउंड जो है मूबियस रूल को फॉलो कर रहे, मूबियस रूल को फॉलो करे। मूबियस रूल क्या होता है आपके पास? 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है उसको आप मूबियस रूल कहते हैं। एन की वैल्यू जो है मैं 0 पुट करूं, 1 पुट करूं, एन की वैल्यू 1 पुट करूं तो 4 टाइम 1, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा? वो आपके पास एंटाई एरोमेटिक होगा। ऐसा कंपाउंड एन की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तो क्या आएगा मेरे पास इस फार्मूले में? इस फार्मूले में एन की वैल्यू 1 पुट की तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन आए।
एन की वैल्यू 2 पुट करूं 8 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, एन की वैल्यू 3 तो मल्टीपल ऑफ 4। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो, वो मूबियस रूल को फॉलो करता है, वो एंटाई एरोमेटिक होता है। तो इस कंपाउंड में देखें, एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस कंपाउंड में जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये कंपाउंड जो है 4 किस में आ रहा है, इधर आ रहा है। ये कंपाउंड जो है आपके पास क्या है, एंटाई एरोमेटिक। वीडियो मैंने भेजी है आपको आज ही ग्रुप के अंदर, उसके अंदर जो है एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पता करेंगे, एंटाई एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। काइंडली उस वीडियो को देखिएगा, आप ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इजीली कर लेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एफपीएससी में, लाजमी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विद मिथाइल क्लोराइड एंड लेविस एसिड। ये ब्रोमोबेंजीन है मेरा बच्चा, ब्रोमोबेंजीन है, ये ब्रोमोबेंजीन है आपके पास। इसका रिएक्शन आपने कराना है मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आप कर रहे हैं लेविस एसिड मिथाइल क्लोराइड की मौजूदगी में। ब्रोमीन जो है आपके पास क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट जो है ये आपके पास देता है, हेलोजन जितने भी हैं ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देंगे। अच्छा, ऑर्थो देंगे तो मिथाइल यहाँ पे लगेगा, एक प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा मेरा बच्चा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा पोजिशन के ऊपर जो है मिथाइलेशन होगी। पूछा गया एक्सक्लूसिवली मीन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ऑर्थो वाला बनेगा या पैरा वाला बनेगा। तो मेरा बच्चा पैरा वाला जो है ये आपके पास मेजर होगा। क्यों मेजर होगा, क्योंकि इस ऑर्थो वाले केस में स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, स्टेरिक रिपल्शन जो है वो ज्यादा है यहाँ पे। ये लेस स्टेबल होगा, ये राउंड अबाउट 20 to 30% यील्ड में बनेगा। ये आपके पास 70 to 80% यील्ड के अंदर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन जो है वो ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपके पास ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो याद रखना है, थोड़ा सा जो है स्टेटमेंट को देखना है। एक्सक्लूसिवली का वर्ड आ गया तो मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है। इंग्लिश के ऊपर आ गए, इंग्लिश के ऊपर आ गए, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, सिर्फ एक सेकंड। अच्छा, सिनोनिम ऑफ, अच्छा सिनोनिम के हवाले से सिर्फ 2 बातें बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा, टाइम ज्यादा हो रहा है मुझे पता है इस चीज का, कि सिनोनिम जो है बच्चों ने पूछा सर याद नहीं हो रहे। एक तरीका कहा जो मैं बताने लगा हूँ, आप निमोनिक बनाएं, काइंडली किसी भी वर्ड का जो है निमोनिक बनाएं, उसको तोड़ें, आपके लिए जो है अंडरस्टैंड करना आसान होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये करें, आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं आप एक पेज लें, जो भी आपके वोकैब के वर्ड दिए जाते हैं एक पेज लें, उस पेज को जो है अपने रूम के सामने जो वॉल है उसके ऊपर चिपका करें, उसके ऊपर उसको टेप के साथ कनेक्ट कर लें। आते जाते रूम में लेटते बैठते जब भी आपकी नजर उनके ऊपर पड़ेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके इस ब्रेन के अंदर जो है वो नक्श होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये डेली बेसिस पे करेंगे, एकदम से याद नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रैक्टिस करें, उनके निमोनिक बनाएं, दोस्तों के नाम लेके निमोनिक बनाएं, या जो भी आपके जहन में आता है किसी खाका जहन में बनाएं, तब ये याद होंगे, वरना आपको ये मसला करेंगे बार बार। अच्छा, जैसे सिनोनिम ऑफ एक्रोमैटिक, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। देखो क्रोमैटिक, ये तो केमिस्ट्री वालों को आना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या किसको कहते हैं, कलर राइटिंग को कहते हैं, कलर राइटिंग को कहते हैं मेरा बच्चा, कलर राइटिंग, क्रोमेटोग्राफी। लेकिन वर्ड पीछे आ गया ए, मीन कलर राइटिंग, कलरफुल राइटिंग को क्रोमेटिक कहते हैं। तो ए का मतलब होता है एब्सेंट, मीन कलर ना हो, जिसमें ऐसी चीज जिसमें कलर ना हो, बेरंग हो। तो बेरंग के लिए क्या लगाएंगे बच्चा, फेड लगाएंगे आप। कलरफुल तो जो है रंगदार चीज को कहते हैं, एडमेंट जो है रिजिड बंदे को कहते हैं, एड्रॉइड जो है स्किलफुल को कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, फेड, फेड। एक्रोमेटिक डल चीज को कहेंगे, बोरिंग चीज को कहेंगे, तो फेड जो है यहाँ पे आपके पास राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30, सिनोनिम ऑफ अक्यूमेन, अक्यूमेन। अच्छा, इसको अब मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं इसका निमोनिक कैसे बनाऊंगा। मैन आ गया, अब लड़कियां नाराज ना होना, समझाने के लिए बता रहा हूँ, निमोनिक बता रहा हूँ। अब मैन आ गया है, तो मैन जो है वो थोड़ी बसीरत तो होती है ना, उसके अंदर थोड़ा शार्प तो होता ही है ना आदमी जो है। नाराज नहीं होना, जनरल बता रहा हूँ निमोनिक बनाने के लिए। अगर आप इसको बता रहे हैं तो आप किसी भी लिहाज से बना सकते हैं। अगर मैं इसको बनाऊंगा तो मैन के लिहाज से, आदमी की आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें बसीरत होती है, उसमें विजडम होती है आपके पास। तो राइट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आपके पास वो सी है। अक्यूमेन का मतलब होता है विजडम, ऐसा आदमी जिसमें कोई बसीरत हो, जिसमें डिसीजन लेने की पावर हो, अक्यूमेन उसको क्या जाता है। एक्रिड, एंटोनिम आ गया, एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब है ऑपोजिट बताना है आपने। एक्रिड कहते हैं किसी तुर्श चीज को, खट्टी चीज को, तो आप जो है एक्रिड कहते हैं।
बिटर का मतलब बिल्कुल डल भी नहीं। स्वीट जो है मीठी चीज को कहते हैं, तो खट्टी चीज का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? स्वीट होगा। ऑप्शन सी जो है वो आपके पास करेक्ट। अच्छा, एंटोनिम ऑफ एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब है तंबी करना, किसी को डांटना, झड़कना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? लाड। लाड का मतलब होता है प्यार करना, तारीफ करना, प्यार करना। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है इस हवाले से। अच्छा, सिनोनिम ऑफ सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंसेस। करेक्ट सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट करना है। आपकी बुक जो प्रोनाउन भेजा वहां पे गिवन है। वन शुड डू वंस ड्यूटी जो है ये आपके पास राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी जो है 33 का वो आपके पास ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। द टीचर अलोंग विद हिज स्टूडेंट्स वर हैप्पी। अच्छा, जब भी आपके पास अलोंग विद आए, टुगेदर विद आए, एज वेल एज आए, एक्सक्लूडिंग आए, इंक्लूडिंग आए, लाइक इंक्लूडिंग आए, ऐसे कुछ वर्ड आए, तो हमेशा जो आपके पास वर्ब आएगा वो किस लिहाज से आएगा? फर्स्ट नाउन के लिहाज से आएगा। फर्स्ट वर्ड फोकस। फर्स्ट वर्ड फोकस। इसमें देखें दो चीजें हैं, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। तो अलोंग विथ से पहले जो चीज आएगी आपने उसके लिहाज से जो है वर्ब लगाना है। जब भी किसी सेंटेंस में along with I, together with I, as well as I, excluding I, including I, तो आपने जो वर्ब लगाना है वो किसके लिहाज से लगाना है? इससे पहले आने वाले नाउन के लिहाज से लगाना है। अब टीचर के लिहाज से जो है आपने वर्ब लगाना है। टीचर सिंगुलर है तो आपके पास वर्ब प्लूरल तो नहीं आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा। द टीचर इज हैप्पी। अच्छा, इसको अगर आसान अल्फाज में बताऊं, द टीचर इज हैप्पी अलोंग विद हिज स्टूडेंट जो है ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये ऐसे ठीक होगा आपके पास अगर इसको पढ़ेंगे। तो जब भी आप देखें अलोंग विद आए तो आपने क्या करना है? जो आपने ये जो वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, किसके लिहाज से लगाना है? आपने टीचर के फर्स्ट वर्ड फोकस के लिहाज से लगाना है। इससे पहले आने वाले नाउन के लिहाज से लगाना। क्वेश्चन नंबर 34, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। नेदर नोर, तीन चीजें लिख लें, नेदर नोर, एदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। इन तीनों के लिहाज से देखें, जब भी ये तीन चीजें आपके सेंटेंस में इन्वॉल्व हो तो लास्ट वर्ड फोकस मीन सेकंड नाउन के लिहाज से आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। नेदर द स्टूडेंट नॉर हिज, नेदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट नॉर द क्लर्क आर हैप्पी। देखें अब आपने किसके लिहाज से वर्ब लगाना है? नेदर द टीचर नहीं, स्टूडेंट के लिहाज से नहीं, लास्ट वाले के लिहाज से, नॉर के लिहाज से जो है इसके लिहाज से आपने लगाना है वर्ब। क्लर्क सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, क्लर्क सिंगुलर है इज आएगा, वर नहीं आएगा। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। क्या बोलते हैं? लास्ट वर्ड फोकस या सेकंड वर्ड फोकस। सेकंड नाउन के लिहाज से जो लास्ट में आएगा आपके पास उसके लिहाज से जो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। नेक्स्ट है आपके पास सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। दिस इज द कार। रिलेटिव नाउन देखे, रिलेटिव प्रोनाउन आप लोगों ने पढ़े होंगे। दिस इज द कार विच रन्स वेरी फास्ट। अब विच क्या है? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। विच किसके बारे में बात कर रहा है? कार के बारे में बात कर रहा है। तो कार रन्स वेरी फास्ट, कार सिंगुलर है तो कार रन्स वेरी फास्ट जो है ये आपके पास ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये आपके पास ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। मैनी अ सोल्जर हैव मेट देयर डेथ। मैनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा वर्ब, हैव नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। मैनी ए के साथ रूल लिखे हुए हैं, भेजे हुए हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो मैनी अ सोल्जर हैज मेट हिज डेथ। ऑप्शन बी जो है ये आपके पास ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास दानियाल इज अ गुड बॉय ही वर्क्स हार्ड। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो प्रोनाउन जो है यहाँ पे ही क्या है आपके पास? वो प्रोनाउन है। ऑप्शन डी जो है वो आपके पास ठीक। अच्छा जी, सब कुछ शेयर होगी होगी। 10 मिनट है हमारे पास, मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गया, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। ओके जी, ये हमारे पास क्वेश्चन 36 हमारे पास था। बेसिक पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू डायरीज टेस्ट। आप मुझे ABCD ऑप्शन में बता दोगे ताकि मुझे क्लियर होता रहे कि आप लोगों ने सही लगाया है कि नहीं। जल्दी जल्दी बस देख दो बच्चों का, मैं देखना चाह रही हूँ किस हद तक जा रहे हो B.Ed में, कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को। तो बेसिक पर्पस ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू डायरीज का हमारे पास क्या होता है? बेसिक पर्पस असेसमेंट है, बिल्कुल सबा, क्योंकि हमारे पास
टूल्स ऑफ असेसमेंट थे। अब मैं ये लिखना चाहती हूँ, अक्सर उन्होंने सी लगाया होगा, मैंने जानबूझ के सी ऑप्शन डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि देखो हमारे पास ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, डायरीज बहुत सारे थे, टूल्स ऑफ असेसमेंट थे। तो इनका बेसिक पर्पस असेसमेंट करना है हमारे पास, जो बुनियादी मकसद है। फिर असेसमेंट का फर्दर पर्पस जो है वो है इम्प्रूवमेंट। ये असेसमेंट हम करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन इन सब का पर्पस क्या है? ये बेसिकली टूल्स हैं असेसमेंट के, हम असेसमेंट करते हैं इनके थ्रू। तो बी ऑप्शन इसमें ज्यादा क्लोज है। अगर बी ना हो देन आप सी पे। उसके बाद क्वेश्चन 37 है, फॉर्मल फेस टू फेस मीटिंग फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज कॉल्ड। ये हमारे पास फॉर्मल मीटिंग जो सामने बैठ के किसी के साथ की जाए उसको हम क्या कहते हैं? बेसिक ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, प्रोजेक्ट्स, नन। बी ऑप्शन बिल्कुल ये क्लियर डेफिनेशन आपकी, और ये ऑथेंटिक डेफिनेशन है, प्रॉपर। ठीक हो गया। उसके बाद 38 एमसीक्यू था आपके पास, एन ऑल्टरनेट टू क्लासिक टेस्ट ऑफ क्लासरूम। ये टेस्ट का अगर हम एक ऑल्टरनेट लेना चाहें कि हमें टेस्ट नहीं देना, फिर भी हमने असेसमेंट या लर्निंग करनी है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इनमें से डायरीज, पोर्टफोलियो, इंटरव्यू, नन। ठीक हो गया। अभी बिल्कुल पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो हमारे पास एक ऐसी नहीं, नन नहीं है, बिल्कुल गलत है इसरार। हमारे पास है बी, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हम एक ऐसी लर्निंग असेसमेंट के मेथड को कहते हैं जिसमें हम टीचर के साथ ही अपनी लर्निंग करते हैं, अदर देन द फॉर्मल मेथड्स। कि हम क्लास में जो बेसिक जो हम कर रहे होते हैं, एग्जाम कह लो, जर्नल एग्जाम या जर्नल टीचर डेली आके पढ़ा रहा है, उसके अलावा अगर हम किसी मेथड से सीखते हैं उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो, कि एक ऑल्टरनेट है। लाइक टीचर इसमें आपको इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो लैब रिपोर्ट दे सकते हैं। लाइक लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना डेली का, तो वो एक फॉर्मल मेथड हो गया। लेकिन टीचर एक्सपेरिमेंट के बाद आपको कहता है कि आपने लैब रिपोर्ट्स बना के आनी है। वो जर्नल लैब नहीं ले रहा, लैब रिपोर्ट्स की फॉर्म में आपको दे रहा है कि आपने क्या सीखना है। तो उस चीज को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। एक ऑल्टरनेट है जनरल मेथड से, लेकिन है उसी टीचर के साथ जो आपके डेली का क्लास पढ़ा रहा है, तो इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो एक ऑल्टरनेट जो है डेली बेसिस के अलावा जो हम सीख सकते हैं वो है पोर्टफोलियो, बी ऑप्शन यहाँ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, सॉरी 39 आपके पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर ऑब्जर्वेशन इन असेसमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑब्जर्वेशन एक टूल है असेसमेंट का। उस ऑब्जर्वेशन हमने करनी है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम किसके थ्रू ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं? लिविंग थिंग्स में। सेंसिस, रिटन टेस्ट है, क्विज़ेस है, ये सब इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो जवेरिया ने आंसर दिया है ए का, बिल्कुल 100% ठीक है कि सबसे अच्छी ऑब्जर्वेशन वो बंदा कर सकता है जिसके सेंसेस सबसे स्ट्रॉन्ग हो। इसरार, इसका ए ऑप्शन ठीक है। सबसे अच्छी जिस टीचर की सेंस होंगी ऑब्जर्व करने के, 5 सेंसेस है ना हमारे पास अल्लाह ने दी हैं, तो उन सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करना के देखते ही सबसे अच्छा टीचर क्या होता है? जो देखते ही बच्चे को बता दे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके मेथड को, उसमें ये मसले हैं, उसमें शाइनेस है, उसका लैंग्वेज का मसला आ रहा है, कोई भी मसला आ सकता है उसको। एक टीचर अपने सेंसेस की बेस पे ऑब्जर्व कर ले, वो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ऑब्जर्वेशन का। बाकी बहुत सारे थे हमारे क्वेश्चन और वो, लेकिन मैंने स्पेसिफिक कर दिया यहाँ पे कि ऑब्जर्वेशन के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट टूल कौन सा है लिविंग थिंग्स में। तो लिविंग बींग्स में स्टूडेंट को जज करना है, उसके लिए ऑब्जर्वेशन करनी है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंसेस। जिस टीचर की सेंसेस जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी वो उतना ज्यादा अच्छा ऑब्जर्वर होगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे आ जाता है जी। एक सेकेंड दे मुझे। कंडक्टिंग अ मिड टर्म एग्जाम, क्या आपका मिड टर्म एग्जाम हो रहा है, ये किस टाइप की ऑब्जर्वेशन है? ओवर्ट, कोवर्ट, पार्टिसिपेटिंग रोल, नन। ऑब्जर्वेशन किस टाइप की है ये आपके पास मिड टर्म एग्जाम में? क्लासरूम में बैठे मिड टर्म एग्जाम दे रहे हो, टीचर ऑब्जर्व कर रहा है आपको, तो ये किस टाइप की ऑब्जर्वेशन है आपके पास? नहीं, इसका हमारे पास है ओवर्ट ऑब्जर्वेशन। टीचर की जो ऑब्जर्वेशन है वो ओवर्ट है आपके पास। कैसे है कि देखो, ओवर्ट ऑब्जर्वेशन उसको कहते हैं जिसमें स्टूडेंट को पता हो उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। कोवर्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं टीचर की ऐसी ऑब्जर्वेशन को जिसमें स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, टीचर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन वैसा है जिसमें टीचर खुद उस चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब मिड टर्म एग्जाम बच्चे देते हैं, टीचर नहीं देता। पहली बात, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग रोल की टाइप आ जाती है। टीचर एग्जाम नहीं देता, टीचर सिर्फ ऑब्जर्व करता है खड़ा होकर। दूसरा, बच्चों को पता होता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, मिड टर्म में चीटिंग नहीं करते वो। बहुत कोई आप जैसा फनकार हो तो वो चीटिंग कर रहा होता है, वरना स्टूडेंट को पता है उनको देखा जा रहा है,
तो वो चीटिंग नहीं करता, अनफेयर मींस यूज नहीं करता। तो ये आपके पास आती है ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, कि टीचर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जस्ट स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन है, और दूसरा उनको पता है कि वो उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये है ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। उसके बाद क्वेश्चन 41 आपका है प्रिंटेड और रिटन क्वेश्चंस विद ऑप्शंस गिवन फॉर सर्वे। सर्वे के लिए हम क्या करते हैं यूज, सी ऑप्शन बहुत इजी है, क्वेश्चनियर। तो के क्वेश्चनियर आपको अक्सर यूनिवर्सिटी में दिए जाते हैं आपको कि ये क्वेश्चनियर है, काइंडली इसको फिल कर दे। इसमें ये चीजें हैं। क्वेश्चन 42, 80 ml वाटर अगर एथेनॉल 20 ml एथेनॉल में डालें तो 80% कहलाता है सोल्यूशन में। 80% ऑफ वाटर एथेनॉल डाइल्यूट सोल्यूशन है। इसकी किस चीज की एग्जांपल है? समझ नहीं आई जवेरिया तबस्सुम की में गलती से सर से हो गया होगा, वरना इसका क्वेश्चनियर आंसर है, क्वेश्चनियर गलती से हुआ, क्वेश्चन है, डेफिनेशन है ये तो आपकी। क्वेश्चन 42, 80% वाले में क्या लगाया है जी, ABCD कोई बताएगा? ए नहीं नहीं निकम्मो चलो मुबारक हो, एक नंबर बढ़ गए हैं। हाँ जी, बी इसका आंसर है इंटरप्रेटिंग क्वेश्चनियर। अगर इंटरप्रेटिंग की याद हो तो उसमें हम परसेंटेज इंक्लूड होती है, परसेंटेज की बेस पे हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं और फिर हम एक रिजल्ट ड्राइव करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनियर को हम इंटरप्रेटिंग क्वेश्चनियर। अब देखो यहाँ पे मैंने परसेंटेज किया है कि 20 ml में अगर मैं 80 ml डाल दूं तो वो 80% कहलाता है, और 80% मैंने रिजल्ट निकाल लिया कि 80% अगर पानी हो ऐसे सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाता है। ये मेरे एक रिजल्ट कि ये कैलकुलेशन की इसकी मदद से मैंने कह दिया कि ये मेरा डाइल्यूट कहलाता है। तो एक परसेंटेज की मदद से मैंने एक रिजल्ट इंटरफेयर किया। तो ऐसे वाले को मैं कहती हूँ इंटरप्रेटिंग क्वेश्चनियर। काफी हद तक बच्चों को समझ आ गई है, वैसे अच्छी खुशी हो रही है। पिछली बार तो आप लोगों ने बहुत गलत किया था ना, इस बार काफी हद तक बच्चों के आंसर्स ठीक आ रहे हैं। अच्छा, अगला है मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनियर, कि हमारे पास फायदे क्या है मेरिट क्वेश्चनियर के। सॉरी, रिलायबल, वैलिड, इजी टू मैनेज, ऑल, सिंपल, डी। उसके बाद है योर FPSC इंटरव्यू, आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आपको FPSC इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो आपका ये जो इंटरव्यू लेंगे वो वहां पे पैनल बैठा है, वो किस टाइप का इंटरव्यू होगा? स्ट्रक्चर्ड होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा, इंटरनल होगा, नन? क्या लगता है? A, B, हरीश, इसरार कहते हैं C। अच्छा जी, ये आपके पास सेमी स्ट्रक्चर्ड, अरीज इज राइट, सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ऐसे को कहते हैं जिसमें हर एक से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्होंने क्वेश्चन फिक्स किए होते हैं 5-6, हर बच्चे से वो, और इनफैक्ट सीक्वेंस भी वही रखी जाती है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में डिफरेंट क्वेश्चंस कुछ रिपीट होते हैं, कुछ वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका जब FPSC या PPSC अगर अल्लाह आपको नसीब करे, हर बच्चे से जो उस टाइम टीचर के दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, वो पूछता है। तो आपके पास जो इंटरव्यू की टाइप्स होती हैं जो आपको टेस्ट क्लियर की बात की जाती है, दिस इज सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। किसी से वो सारे करंट अफेयर पूछ लेते हैं, किसी से वो सारी केमिस्ट्री पूछ रहा होता है, किसी से सारी ऑर्गेनिक पूछ लेगा, किसी से इनऑर्गेनिक पूछ लेते हैं। मैडम, बात हो रही थी स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड की। अगर आपके पास जो इंटरव्यू लेने वाला है वो सब बच्चों से सारे एक ही सवाल पूछे, 5 या 6, देन आप उसको कहते हो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अगर वो हर एक से डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको कहते हो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो आपके जितने टेस्ट क्लियर के बाद इंटरव्यूज होते हैं, तो इसीलिए क्यों कहते हैं कि काइंडली इंटरव्यू में लक से भी ज्यादा वो मेहनत से ज्यादा दुआ की जरूरत होती है। इसलिए कि कुछ इंटरव्यू आप देखोगे बहुत बच्चों के इतने इजी कॉमन से इंटरव्यू होते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ के वो बच्चा आ जाता है। कुछ के बेचारों के इंटरव्यू इतने मुश्किल हो जाते हैं कि वो बाय चांस उस टाइम उसके जहन में जो क्वेश्चन होता है वो वही पूछ लेते हैं। तो आपके पास वो हो जाती है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो आपका जो FPSC का इंटरव्यू होगा, आपके टेस्ट क्लियरेंस के बाद हर एक से डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो टाइप है D, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के आपके पास। क्वेश्चन 45, डीमेरिट ऑफ इंटरव्यू, कि आपके पास इंटरव्यू का नुकसान क्या है? कोई बता सकता है इसमें से क्या था नुकसान? क्या है नुकसान? है जी कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल, फेस टू फेस कन्वर्जन ये तो अच्छी बात है, उसका मेरिट है कि फेस टू फेस बंदे को पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज से उसका फायदा है, प्रैक्टिकल उसका फायदा है कि प्रैक्टिकल हो रहा है, सामने हो रहा है। आपके बॉडी लैंग्वेज बड़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरव्यू में। ये अच्छी चीज है कि आपको अलाउ करता है, बताता है कि मतलब प्रोफेशनल बंदा है कि नहीं। और इस चीज के मार्क्स होते हैं आपके जब इंटरव्यू होता है। तो आपके इंटरव्यू जब आप जाते हो रूम में, इनफैक्ट एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी आपको फ्यूचर में काम आ जाएगा, जब भी आप इंटर हो रहे हो इंटरव्यू के लिए, बास्केट उन्होंने दरवाजा ऐसा लगाया होता है जो खुद बंद नहीं होता, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ध्यान ये करना है, जब भी आप इंटर होगे वो दरवाजा फुल खुल जाता है, उन्होंने ऐसा जानबूझ के रखा होता है। जैसे ही आप होगे इंटरव्यू में, इंटर होगे रूम में, तो आपने ध्यान देना है वो दरवाजा खुला ना रह जाए। अगर आप ऐसे इंटर हो जाओगे तो ये मैनर्स के खिलाफ बात समझते हैं वो इसको,
तो वो इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपने इंटर होना है तमीज से, आधा दरवाजा खोल के और दरवाजा बंद करना है, देन आपने आगे जाना। तो ये चीजें प्रैक्टिकल होती है। बॉडी लैंग्वेज, फेस टू फेस कन्वर्जन बड़ी मैटर करती है। आपका एक्सेंट, आप जाके बैठते टांग पे टांग चढ़ा के नहीं बैठना होता आपने। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत रोल प्ले करती है। ये सारी चीजें हमें इंटरव्यू में हेल्प करती है स्टूडेंट को इवेल्युएट करने में। तो एक डीमेरिट एक वाही दैट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। तो अभी जो बॉयज के इंटरव्यूज हुए थे पीपीएससी के, उसमें एक लड़कों पे उन्होंने 35 से 40 मिनट का इंटरव्यू किया था उनका। उसमें उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे रिटन भी, सामने कॉपी रखी हुई थी, पेंसिल रखी हुई थी। ऑलमोस्ट एक एवरेज 35 से 45 मिनट्स का गया। तो एक बच्चे पे अगर 30 से 35 40 मिनट लग रहे हैं, तो देखो अब अगर एक दिन में भी आपने 20 बच्चों के इंटरव्यू लेनी है तो कितना टाइम लग जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा डीमेरिट है इंटरव्यू का कि अगर आपने बाकी सही से इवेल्युएट करना है बच्चे को, ये नहीं है 2-2 क्वेश्चन पूछ के तो आप जा रहे दे सकते हो, लेकिन 2 क्वेश्चन पूछ के और नाइंसाफी होगी फिर बच्चे के साथ कि बात को तो उसको वही 2 क्वेश्चन अगर नहीं आए, फॉर एग्जाम्पल किसी की ऑर्गेनिक वीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन लेके आप फारिग करते हो उसको और उसको वही नहीं आ गए, तो वो तो गया बच्चे का काम तो तमाम हो गया। तो अच्छी चीज होती है कि आप लंबा इंटरव्यू लो, लेकिन ये उसका एक डीमेरिट आ जाता है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन 46 में आपके पास है, आपने 5 टेस्ट दिए हैं क्लास में, ठीक है, टीचर ने आपसे 5 टेस्ट लिए हैं ड्यूरिंग 10 डेज या 15 डेज में, तो उसमें आपके डिफरेंट मार्क्स आए हैं। लेकिन उस टीचर ने सिर्फ रिकॉर्ड रखा है एक टेस्ट नंबर 3 का, जिसमें गालिबन आपके दिख रहे हैं आपको हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। तो ये आपकी किस टाइप की एग्जाम्पल है? क्विज लिया, सरप्राइज क्विज या लैब रिपोर्ट बनवाई जिसमें उसने की है। तो ये आपके पास है जी शो केस पोर्टफोलियो। एग्जैक्टली, ये शो केस पोर्टफोलियो में डिफरेंट टेस्ट्स या कोई भी टीचर एक्टिविटी करवाएगा और जिस एक्टिविटी में आपके हाईएस्ट मार्क्स आए होंगे टीचर जस्ट उसको कंसीडर कर लेता है। तो आपके पास ये आ जाएगी शो केस पोर्टफोलियो की एग्जाम्पल। कुछ समझ आने लगी है बच्चों को बीएड में। ये ना मेरे पास थोड़ा सा इशू कर रहा है आज। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास 47 एमसीक्यू है। पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क्स दैट शोज इट्स एफर्ट इज कॉल्ड। क्या कहलाता है 47 एमसीक्यू? जवेरिया तो बस सही तैयारी करके आई है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आपके पास पोर्टफोलियो कहलाता है। तो पर्पसफुल टीचर जो जानबूझ के खुद लेता है अदर देन क्लास, जो क्लास में डेली का काम होता है उससे अलावा हट के स्टूडेंट को वो कोई चीज देगा और उसमें स्टूडेंट की एफर्ट्स को देखेगा और उसकी मदद से इवेल्युएशन करेगा। तो पर्पसफुल जानबूझ के जो चीज दे, लाइक लैब रिपोर्ट, आर्ट वर्क, कुछ भी हो सकती है एग्जाम्पल। तो आपके पास वो पोर्टफोलियो है। यहाँ पे मैंने कोई ऑप्शन नहीं डाला, तो मतलब डी ऑप्शन। उसके बाद जी है, इफ अ टीचर आस्क सेम 5 क्वेश्चन टू एवरी स्टूडेंट इन एन इंटरव्यू। इंटरव्यू हुआ है उसमें हर स्टूडेंट से एक टीचर 5 क्वेश्चन ही पूछे जा रहा है, वही पूछे जा रहा है, तो आपके पास किस चीज की एग्जांपल होगी? ये आपके पास होगी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की। आयशा सिद्दीक बिल्कुल ठीक कह रही है, इसरार ने भी इस बार बिल्कुल ठीक दिया कि देखो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो स्ट्रक्चर्ड आ गया आपके पास। रिलेशन बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, कि आपके पास वैलिडिटी, एक वैलिड टेस्ट और रिलेबिलिटी का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है बिल्कुल। ये लिखा हुआ है, थोड़ी सी मैंने लाइन चेंज कर दी थी, मतलब लाइन थी इस तरह कि अगर कोई टेस्ट वैलिड है तो ऑब्वियस वो रिलायबल है, क्योंकि उसका रिजल्ट ठीक आ रहा है, वो जो चीज के लिए हमें चाहिए, जिस चीज के लिए हम वो टेस्ट कर रहे हैं उसकी वो रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है, तो मतलब वो ऑब्वियसली रिलायबल है। तो अगर कोई टेस्ट वैलिड है तो वो रिलायबल भी है, तो आपके पास इसमें आ जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद आपके पास लास्ट एमसीक्यू था जी, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू विच वर्ड और लाइन डू नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन। आप इंटरव्यू दे रहे हो, उसमें आपने ये चीजें टर्म्स यूज होंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन से गुजरे हो आप, तो इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखता है, एक हम कैजुअली या मैनर वाइज बोलेंगे? तो बिल्कुल सबने ही ठीक आंसर दिया है, गुड बाय। और दूसरा वर्ड अगर एक ओके भी अक्सर होता है, दोनों था स्लाइड्स में, ओके और गुड बाय कोई मीनिंग नहीं रखते, हम कर्टेसी मैनर में या फिर मैं जनरली उसको यूज कर लेते हैं, ओके सर, ओके मैम, जो भी बैठे होते हैं, क्या जाते हुए आपने अल्लाह हाफिज लाजमी करनी होती है, तो वो सिर्फ एक कर्टेसी मैनर से, उनमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी हाउ डू यू डू में इन्फॉर्मेशन है, उसका टॉकिंग स्टाइल आप देख सकते हो, उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है स्टूडेंट का, व्हाट आर योर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स, तो उससे आपको काफी हद तक नॉलेज हो जाएगा कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग उसकी स्टडी से रिलेटेड है, जिस टाइप का इंटरव्यू है। हैव यू गॉन थ्रू एफपीएससी इंटरव्यू बिफोर? सबसे इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछा जाता है, तो ये एमसीक्यू, सॉरी एमसीक्यू कह रही, क्वेश्चन लास्ट में पूछते हैं,
ये पहले आप किसी इंटरव्यू से गुजरे हो कि नहीं। एक वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा लास्ट एट द एंड सारे क्वेश्चन करके आखिरी क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपका FPSC या PPSC जो भी हो रहा है, अगर आप ये जॉब नहीं मिलती देन आप क्या करोगे। एक क्वेश्चन लास्ट में पूछता है, एग्जामिनर की आदत होती है कि अगर आपको ये सीट नहीं मिलती जिसके लिए आप आए हो सिलेक्टेड, तो क्या आपका रिस्पॉन्स होगा फ्यूचर में, क्या आपकी वो होगी। तो ये क्वेश्चन लास्ट में तैयार करके जाना है कभी इंटरव्यू में जाओ तो। ठीक हो गया जी, ये आपकी आज सेकंड टेस्ट की थी। बीएड होप से कुछ कुछ समझ आने लगी है, लेकिन फिर भी एक दो बच्चों का जरा इश्यू आ रहा था, तो हमें लगा कि हमें इस पे वीडियोस बनानी चाहिए। तो इंशाल्लाह कल से आपको पहले वाली जो हमारे टेस्ट 1 हुआ था उसकी वीडियोस 3 हमने बना ली है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह 2-3 वीडियोस डेली की मिलती रहेंगी। जब आपका फाइनल टेस्ट होगा तो हमारी ट्राई है कि हम सारी की सारी वीडियोस बना लें आपकी। तो ट्राई तो होगी, देखो बना लें, बाकी फिर देखते हैं कैसे रहता है, अल्लाह खैर करेगा।